अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। आपके दिन को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर। इसको तहरीर किया है कमल अकरम ने। लेकिन नावल के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम नावल्स की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें और आप उनसे भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। तो चलें मैं स्टार्ट करती हूँ नावल मेरे ज़ख्म फिर से गुलाब कर की एपिसोड 5। मगर अगला मंज़र उनकी ही नहीं बल्कि मिनाम की तवक्का के भी ख़िलाफ़ था, क्योंकि पूरे लॉन्च में ठा की आवाज़ गूंजी थी और शीमा बेगम ज़मीन पर जा गिरी थी। वहाब साहब ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उनके गाल पे इतनी शिद्दत से रसीद किया था कि वो नीचे जा गिरी थी और उनके होठ के किनारे से खून निकलने लगा था। ताया जान, वो तेज़ी से शीमा बेगम की तरफ लपक कर उन्हें उठाने लगी, मगर उन्होंने नफ़रत से उसे दूर झटक दिया। मैं जानता था कि तुम नईमा से नफ़रत करती हो, लेकिन फिर भी मैंने मिनाम की जिम्मेदारी तुम्हें दी, एक मान के साथ कि तुम इसे भी जज्बा की तरह प्यार दोगी। लेकिन तुमने मेरा मान तोड़ दिया शीमा। नईमा मर चुकी है, मगर आज तक तुम्हारी उससे नफ़रत ख़त्म नहीं हुई, बल्कि उसका बदला तुम मेरी फूल सी बच्ची से ले रही हो। और रही बात जायदाद की, तो ये घर जिसमें तुम खड़ी हो मिनाम के नाम है, और अगर ये चाहे तो सबको यहाँ से निकाल सकती है। आधा कारोबार मिनाम का है, तो इसे ये ताना तो देना मत कि हम इस पर एहसान कर रहे हैं। अब अगर तुमने मिनाम को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुमसे अपना हर नाता तोड़ लूँगा। और अपना गुस्सा इस पर निकालने के बजाय अपने सबूत को काबू में रखो, जिसकी की गई ख्वाहिश का गुस्सा तुम इस मासूम पर उतार रही हो। आज के बाद अगर वो मुझे मिनाम के आसपास नज़र आया तो मैं भूल जाऊँगा कि वह मेरा बेटा है। चलो मिनाम, आज मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूँगा। उन्होंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा तो शीमा बेगम की आंखों में नफरत की चिंगारियां जल उठीं, जिनमें वो मिनाम को जलाकर राख कर देने वाली थीं। वहाब के थप्पड़ और महमूद के रद्द अमल पर उनके दिल में मिनाम के लिए नफरत मज़ीद बढ़ गई थी। उन्हें मिनाम का मुंह खोलना शदीद गुस्सा दिला गया था, लेकिन इस सब में उन्हें अपनी गलती नज़र नहीं आ रही थी कि उन्होंने जो किया वो गलत था, और जो उनके साथ हुआ वो मिनाम की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि ये उनके अमल का रद्द अमल था। मिनाम कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी जो उनसे मार खाकर ताने सुनकर उनके डर से चुप रहती, मगर मिनाम इस बात से अनजान थी कि अपने हक़ के लिए बोलना उसकी ज़िंदगी में एक भयानक तूफ़ान लाने वाला था, क्योंकि अपने हक़ के लिए बोलने वालों को ये मुआशरा सुकून से जीने नहीं देता, और मुकाबिल तो फिर वो औरत थी जो उससे नफ़रत की दावेदार थी। वो ग्राउंड में बैठी हुई थी, छुट्टी हो चुकी थी, मगर अभी तक कोई उसे लेने नहीं आया था। तभी वहाँ मौजूद थी रानिया, उसके करीब ही बैठी हुई थी। उसने रानिया को अपने घर में सुबह ही सुबह होने वाले तमाशे के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उसे अपने घर के मामलात को बाहर किसी से डिस्कस करना पसंद नहीं था, चाहे सामने उसकी बेहतरीन दोस्त ही क्यों ना हो। रानिया उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन वह कभी उसे भी अपने राज या कोई ज़ाती बात नहीं बताया करती थी। वैसे तो उसकी ज़िंदगी में कोई राज नहीं था, लेकिन वो फिर भी एहतियात किया करती थी, क्योंकि वो इस बात पर यकीन रखती थी कि दोस्तों के भी दोस्त होते हैं और दोस्त अपने दोस्तों से कुछ नहीं छुपाते। अगर तुम्हारे घर से कोई नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ? रानिया ने इस्तफसार किया था। पहले भी वो ड्राइवर के साथ एक दो बार उसे ड्रॉप कर चुकी थी। नहीं, तुम्हें ज़हमत होगी और ताया जान बस आने ही वाले होंगे। मिनाम ने नरमी से मना किया। शायद वो किसी मीटिंग में बिज़ी हों और उन्हें तुम्हारा याद भूल गया हो, क्योंकि उनकी रूटीन नहीं थी ना ये। तुम उठो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। रानिया ने उसको बाजू से थाम कर खड़ा किया तो वो चारों नाचार उठ खड़ी हुई, क्योंकि वहाब साहब ना ही उसकी कॉल उठा रहे थे ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रहे थे। चलो। वो अपना बैग उठाकर रानिया के साथ बाहर आई थी और फिर उसकी तकलीद में गाड़ी की जानिब बढ़ी जो सड़क किनारे खड़ी थी। रानिया गाड़ी के पिछली सीट का दरवाज़ा खोलने लगी जब एक भारी आवाज़ ने उसे रोका। आगे आकर बैठो निया। ये वो आवाज़ सुनती चौंक कर खिड़की की जानिब झुककर अंदर देखने लगी, जहाँ उसका भाई बैठा हुआ था। भैयो, आज आप कैसे आ गए? उसने हैरत की ज़्यादती से चीख कर पूछा था, क्योंकि जब वो यहाँ होता था तो उसे रानिया को पिक एंड ड्रॉप देने में बेहद कोफ्त होती थी। तभी रानिया के लिए अलग से कार और ड्राइवर रखा गया था। सलाम लेना कब सीखोगी? उसने रानिया को टोका तो वो खज्जल सी होती उसे सलाम कर गई और मिनाम को पकड़कर आगे लाई, जो कब से पीछे खड़ी उसके बैठने का इंतज़ार कर रही थी। यूँ घसीटे जाने पर मिनाम बौखलाई थी। भैयो, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड मिनाम है और आज हम इसे ड्रॉप करेंगे।
रानिया ने बताया तो अलमीर ने एक नज़र मिनाम पर डाली, जो कुछ नर्वस से खड़ी थी। उसे वो लड़की अच्छे से याद थी, उसे कैसे भूल सकता था, वो जो उसके दिल में बसती थी। अस्सलाम वालेकुम। अलमीर के देखने पर उसने तेज़ी से सलाम किया तो वो मुबहम सा मुस्कुराया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? उसने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा तो उसकी नरम मुस्कुराहट पर मिनाम को कुछ हौसला हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। मिनाम ने उसकी तरफ देखते हुए लफ्ज़ी जवाब दिया, जो इस वक्त भूरे रंग की शर्ट और नीली जीन्स में मलबूस था। फौजी कट बाल, काली ज़िहाना से भरपूर चमकती आँखें, हल्की गंदमी रंगत, भरी भरी बेयर्ड और दिलकश वजाहत समेत वो एक खूबसूरत और प्यारा शख्स था। बहुत गर्मी है यार, तुम जल्दी से बैठो। रानिया, जो अलमीर की नज़रें मिनाम पर जमी महसूस कर चुकी थी, तेज़ी से मिनाम को फ्रंट सीट पर धकेल कर दरवाज़ा बंद करती खुद पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। ये सब इतनी अचानक हुआ था कि मिनाम को संभलने का मौका भी नहीं मिला था और अब वो बुखलाकर सीधी होती बैठ रही थी। सीट बेल्ट लगा ले मिनाम, अलमीर ने नरमी से मिनाम को मुखातिब करते कहा तो वह सर हिलाकर सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करने लगी, मगर उसके हाथ कँपकँपा रहे थे। उससे नहीं लग रही भैया, आप लगा दें। रानिया ने एक बार फिर शरारत की तो मिनाम पीछे मुड़कर उसे घूर भी नहीं सकी, क्योंकि इसी वक्त अलमीर झुक कर उसके सीट बेल्ट बांधने लगा था और इस सब में वो उसके इतने करीब आ गया था कि वो डर कर आंखें मीच गई थी। अलमीर ने सीट बेल्ट लगाते हुए उसे देखा, जो सांस रोके आंखें मीचे हुई थी। वो उसकी भूरी आंखें करीब से देखने से महरूम रह गया था। उनके दरमियान इतना फासला अभी भी कायम था कि वो उसे छू नहीं रहा था। तभी उसको आंखें बंद किए देखकर मुस्कुराता हुआ पीछे हुआ। आंखें खोल सकती हैं आप, अलमीर ने सरगोशी में कहा तो वो सटपटाकर आंखें खोल गई और फिरकन अखियों से अलमीर को देखा, जो मुस्कुराता हुआ गाड़ी स्टार्ट करके रोड पर डाल चुका था। अलमीर की ये उससे दूसरी मुलाकात थी। पहली मुलाकात बिल्कुल सरसरी सी थी, जो पिछले साल हुई थी, जब वो 16 साल की थी। तब वो रानियों को फ़ोन देने कॉलेज आया था, क्योंकि वो अपना फ़ोन घर भूल गई थी और उनकी वेलकम पार्टी थी, तो वो फ़ोन के बगैर अटेंड नहीं कर सकती थी कि उसे तस्वीरें भी बनानी थीं और मिनाम के पास तब फ़ोन नहीं था। पहली मुलाकात में ही उसे यह नरम और नाजुक और प्यारी सी लड़की दिल को भा गई थी। वो उम्र में उससे 8 साल बड़ा था, मगर फिर भी अपने दिल को उससे मोहब्बत करने से नहीं रोक पाया था, जो इतनी प्यारी थी कि किसी को भी खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर सकती थी। मगर अलमीर को उसमें सबसे ज़्यादा उसकी आंखें पसंद थीं, गहरी भूरी आंखें जो उसे शराब का सा तासुर देती थीं। वैसे आप आए कब? रानिया ने उससे बात का आगाज़ किया था, जबकि मिनाम खामोश सी बैठी हुई थी। ताया जान और मैमून के अलावा वो कभी किसी के साथ यूँ फ्रंट सीट पर नहीं बैठी थी, ना ही उसने कभी किसी गैर मर्द के साथ सफ़र किया था। तभी कुछ घबराई सी थी। आज ही आया हूँ, अलमीर ने फ्रंट मिरर से मिनाम के चेहरे को देखकर बताया था, जो हाथों को मसल रही थी। और फिर रानिया के ना रुकने वाले सवालात शुरू हो गए थे, जिसके वो मुसलसल जवाब देता जा रहा था। वो कम को था, मगर रानिया उसकी इकलौती बहन थी, जो उसे बेहद लाडली थी। तभी वो बेतुकान बोल रहा था। रानिया मिनाम को भी गुफ्तगू में शामिल करती, जिन पर वो वक्तन फ़वक्तन हूँ हाँ में जवाब देती रही थी। ये मेरे घर का रास्ता तो नहीं है अलमीर भाई? उसने अनजान रास्ते पर नज़र डालकर चौंकते हुए सीधा अलमीर को मुखातिब किया था। जी बिल्कुल, यह आपके घर का नहीं बल्कि एक रेस्टोरेंट का रास्ता है और इस वक्त हम लंच करने जा रहे हैं। अलमीर ने संजीदगी से जवाब दिया तो वो जुज़-बुज़ सी हुई। मगर मुझे जल्दी घर जाना था, उसने हड़बड़ा कर कहा, मगर अलमीर सुन चुका था। दरअसल मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया था, सोचा था निया के साथ लंच करूँगा। मेरे इल्म में होता कि आप साथ होंगे तो लंच करके निकलता। खैर मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, वापसी पर लंच कर लूँगा। अलमीर ने संजीदगी से कहा और गाड़ी घुमाने लगा, मगर मिनाम को यह दुरुस्त ना लगा था कि वह उसकी खातिर भूखा रहता। तभी बोल उठी, नहीं आप गाड़ी मत रोकें, लंच कर लेते हैं। उसने सादगी से कहा तो अलमीर की आंखें जगमगा उठीं। उसे अलमीर का ख्याल था, यह ख्याल ही उसे सरशार कर गया था। रानिया अलबत्ता उनकी गुफ्तगू के दरमियान कुछ नहीं बोली थी, क्योंकि कहीं न कहीं उसे भी लगता था कि अलमीर मिनाम को पसंद करता है और उसे इस पर कोई एतराज़ भी नहीं था, क्योंकि उसे ख़ुद भी मिनाम पसंद थी और वह चाहती थी कि मिनाम हमेशा उसके साथ रहे। बहुत शुक्रिया। अलमीर ने सर को खम देकर उसका शुक्रिया अदा किया और गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया। कुछ ही देर में एक टेबल के गिर्द बैठे हुए थे। अलमीर ऑर्डर दे चुका था। रानिया अलमीर को अपने होने वाले इम्तिहानात के बारे में बताने के साथ आगे ये भी बता रही थी कि वो BSIT करने का इरादा रखती है, जबकि मिनाम आगे फ़ाइन आर्ट्स में जाने का सोचे हुए है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको पेंटिंग आती है या बेसिक से सीखेंगी? अलमीर ने दिलचस्पी से सवाल किया था। मुझे पेंटिंग का बचपन से शौक़ है और मैं बचपन से ही करती आ रही हूँ, मिनाम ने नरमी से जवाब दिया तो अलमीर की आंखों में सताइश उतरी। जी भैया, और आपको पता है मिनाम पेंटिंग करने के साथ साथ शायरी भी लिखती है। ठहरें मैं इसका पेज भी दिखाती हूँ आपको।
रानिया ने जोश से कहते हुए अपना फ़ोन निकाला और मिनाम का फेसबुक पेज खोलकर अलमी को दिखाने लगी। इस दौरान वेटर टेबल पर खाना लगाने लगा था। अलमी की नज़र उस पेज के नाम पर पड़ी तो वो ठटका, क्योंकि वो अच्छे से इस पेज के बारे में जानता था और यहाँ लिखी गई हर तहरीर और पोस्ट वो अपने फारिग वक्त में ज़रूर पढ़ता था। उसने नरम गरम निगाहों से मिनाम को देखा, जो अपनी तारीफ पर खज्जल होने के साथ साथ सुरख भी पड़ रही थी और मज़ीद हसीन लग रही थी। आप अमेजिंग हैं मिनाम, अलमी ने बेसाख्ता कहा तो वो दिल से मुस्कुराई और इसकी मुस्कुराहट को दूर बैठे महमूद ने बड़े गौर से देखा था, जो अभी कुछ देर कबल ही वहाँ आया था। वो जानता था रानिया मिनाम की दोस्त है, मगर सामने बैठा तकरीबन उसका हम उम्र लड़का महमूद के लिए अजनबी था और उसकी मिनाम किसी अजनबी लड़के की बात पर मुस्कुराई थी और ये उसे अच्छा नहीं लगा था। तभी वो अपनी जगह से उठकर उनकी टेबल के जाने बढ़ा। तुम यहाँ क्या कर रही हो मानो? महमूद ने उनके सर पर पहुँचते सीधा मिनाम को मुखातिब किया था, जो उसे वहाँ देखकर चौंकी थी, मगर घबराई नहीं कि उसने कुछ ऐसा गलत नहीं किया था। लेकिन अलमीर की पेशानी पर बल पड़े थे। उसे सामने खड़े लड़के का मिनाम को यूं पुकारना पसंद नहीं आया था, जबकि रानिया की आंखें जगमगा उठी थीं। वो लड़का उसके सामने खड़ा था, जो पिछले 1 साल से उसके दिल में बसा हुआ था। वो उससे 9 साल बड़ा था, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका मानना था कि मोहब्बत में ज़ात पात नस्ब या उम्रें नहीं देखी जाती। मिनाम पहल उसे मैमून का यूँ मिनाम की यूँ केयर करना खौफ दिलाता था कि कहीं वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत ना करते हों। मगर फिर मिनाम के दिल में मैमून के लिए भाइयों वाली मोहब्बत देखकर उसका दिल खदशे से पाक हो गया था। अजीब बात थी, वहाँ मौजूद वो 3 लोग किसी न किसी से मोहब्बत करते थे, मगर जो उनका महबूब था उसका महबूब कोई और था। रानिया मैमून मुग़ल को पसंद करती थी और मैमून मिनाम को, जबकि अलमीर भी मिनाम मुग़ल को पसंद करता था। लेकिन मिनाम के दिल में फ़िलवक़्त किसी के लिए ऐसा कोई जज्बा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम मुन भाई, मैं लंच करने के लिए आई थी, मिनाम ने सीधा सादा सा जवाब दिया था, जबकि उसके मुंह से मून भाई सुनकर अलमीर ने सुख का सांस लिया था। रानिया की ज़ुबानी से मालूम हो चुका था कि मिनाम के पेरेंट्स नहीं हैं और वो अपने ताया ताई के साथ रहती है, जिनके 2 बच्चे थे। लेकिन मिनाम उन दोनों को अपने बहन भाई मानती थी। और ये मौसूफ़? महमूद ने वजाहत से भरपूर अलमीर को देखकर सवाल किया था। मैं अलमीर सियाल हूँ, रानिया का भाई। अलमीर ने अपनी जगह से उठते हुए महमूद से मुसाफा किया। नाइस टू मीट यू, महमूद ने रस्मी से अंदाज में कहा, क्योंकि उसे अलमीर का यूँ मिनाम को देखना पसंद नहीं आया था। आप भी हमारे साथ लंच कीजिए ना, रानिया ने सीधा महमूद को मुखातिब करके कहा, और वो जो मिनाम को उठने के लिए कहने वाला था मना नहीं कर पाया और सर हिलाता मिनाम के बराबर वाली कुर्सी में बैठ गया। अब मिनाम के सामने अलमीर सियाल और महमूद के सामने रानिया सियाल बैठी हुई थी। लंच के दौरान किसी ने कोई बात नहीं की थी। लंच ख़त्म होने के बाद महमूद बिल पे करने लगा, जबकि अलमीर ने उसे रोक कर ख़ुद बिल अदा किया कि ये लंच उसकी तरफ से था। लंच के फ़ौरन बाद वो मिनाम को लेकर वहाँ से निकल आया था और फिर उसके गाड़ी में बैठते ही गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। ज़िंदगी इतनी तल्ख़ और बेबस हो जाएगी उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उसे बेवा हुए 1 हफ़्ता हो चुका था और इस 1 हफ़्ते में उसे अपनी ज़िंदगी मुश्किल तरीन लगने लगी थी। वो सारा दिन काम में मसरूफ़ रहती कि खाने पीने का भी होश नहीं होता। शुरू में जले हुए हाथ से काम करना बेइंतहा मुश्किल होता था। ज़रा सा हाथ किसी चीज़ से टच हो जाता तो उसकी जान निकल जाती। मगर आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ की जलन कम होने लगी थी। उसकी नंद और सास उसे नौकर की तरह ट्रीट करती और उसे ज़लील करने का कोई भी मौका हाथ से जाने ना देती। वो सुबह 5 बजे उठती, नमाज वगैरह अदा करने के बाद किचन में चली जाती और अपनी सास और नंद की पसंद का अलग अलग नाश्ता बनाती। उनको नाश्ता देने के बाद सारे बर्तन धोती और किचन की सफाई करती और उसके बाद ख़ुद नाश्ता करती। वो भी भागते दौड़ते कि उसकी सास या नंद उसे ज़रा सा भी फारिग देख लेती तो उसे काम चोरी के ताने देने लगती। इसके बाद वो पहले से साफ़ शुदा घर को फिर से साफ़ करती कि ये उसकी सास का हुक्म था। इस सब से फारिग होने के बाद वो दोपहर का खाना बनाने की तैयारी शुरू कर देती और खाना बना लेने के बाद टेबल पर लगाती। उसकी सास और नंद दोपहर का खाना खा लेती तो उसके बाद वो खाना खाती, क्योंकि उसे डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने की इजाज़त नहीं थी। इसके बाद वो फिर से बर्तन साफ़ करती और किचन समेट कर ज़ोहर की नमाज़ अदा करती। 3 या 4 बजे वो अपनी नंद और सास को चाय बनाकर देती और फिर रात के खाने की तैयारी करने लगती और फिर शाम 7 बजे तक वो रात का खाना बना पाती, क्योंकि रात के खाने में उसकी सास और नंद की तरफ से ढेर सारी फरमाइशी डिशेस होती जो उसे उनके हुक्म पर तैयार करनी पड़ती, और अगर ना करती तो फिर उसे खाना नहीं दिया जाता था। सबके खाना खा लेने के बाद वो किचन की सफाई करके बर्तन धोती और इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद तकरीबन 10 बजे के करीब सो जाती।
जितने गम उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे वो शायद सो भी नहीं पाती, मगर सारे दिन की थकावट इस तरह उसके असाब पर सवार होती कि कब उसकी पलकें नींद के बोझ से झुकने लगती और वो नींद की वादी में उतरती, उसे खबर भी नहीं होती थी। जी तो जनाब, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। कैसी लगी आपको ये एपिसोड? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।